चलें करें। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑन है पक्की बात। दुरूद शरीफ पढ़। एक होगा प्रॉब्लम विद फिजिकल स्टॉक काउंट पर, पहले ये पढ़ना है। ये पेज एक पहुंच रहा है आप तक, इसकी कहानी सुन लें क्या है। काफी साल पहले ये ना FR1 के पेपर में, काफी साल पहले FR1 के पेपर में ये इन्वेंट्री के कुछ सवाल आते थे जी। पेजेस अभी कहाँ तक चल रहे हैं? हाँ जी, अब किसी को ना मिला हो पेज? ये पेज जो अभी मिला है आपको, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने इन्वेंट्री, अहमद ये ऑन नहीं है यार, है तो वो जो राइट रेड वो लाइट ऑन होती है वो तो नहीं होगी, देख ले भाई। नहीं कैमरा ऑन है तो कैमरा तो ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं ऑन है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले सेक्शन में मैंने एंड पे एक फाइल रखी हुई है, प्रॉब्लम्स विद फिजिकल स्टॉक काउंट, और ये आप लोगों को अभी पेज दिया है। ये आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले नोट्स में रख लीजिएगा। है क्या ये? है ये कि कुछ साल पहले सवाल टेस्ट होते थे FR1 में इन्वेंट्री के फिजिकल स्टॉक काउंट। फिजिकल स्टॉक काउंट का मतलब है इन्वेंट्री गिनना। क्लोजिंग स्टॉक कब गिनना चाहिए? ईयर एंड पे। तो दो मसले हो सकते हैं, मसलों का हल दो हो सकते हैं। मसला ये है कि ईयर एंड पे नहीं गिना जा सका, या तो गिना नहीं या गिना था और वो कागज इधर उधर हो गए। अब ईयर एंड पे हमें स्टॉक नहीं पता चल रहा। इसके दो हल हो सकते हैं, या तो पहले कभी गिना था वो पता है, या बाद में गिना है ये पता है। तो अगर पहले कभी गिना था, मिसाल के तौर पे 30 जून ईयर एंड है और 30 जून पे गिनती नहीं हो सकी, लेकिन 15 मई को हो गई थी, तो 15 मई की दिन जो इन्वेंट्री गिनी थी उससे 30 जून तक कैसे पहुंचे? फॉरवर्ड चल लेते हैं, और इस 1.5 महीने में जो जो सेल परचेज की बजाय जो जो इन है, क्योंकि सेल रिटर्न भी तो हो सकती है, जो जो इन हुए हैं उनको शामिल करते हैं। ये पढ़ा हुआ है आपने क्या? हाँ, इंट्रो में पढ़ा हुआ है, वाकई पढ़ा हुआ है। अच्छा, चले इंट्रो के बगैर वाले भी हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ। तो अगर 30 जून ईयर एंड है, मसला यह है कि इस दिन फिजिकल काउंट नहीं हो सका, इससे पहले हो गया था 15 मई को। अब यहां से यहां तक आना है,
तो जो इस 1.5 महीने में इन्वेंट्री इन होती गई है वो ऐड कर लें और जो आउट होती गई है वो लेस कर लें, तो इस दिन की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। या एक दूसरा हल ये हो सकता है कि आपको ईयर एंड के बाद की किसी डेट, लेट्स से 12 जुलाई, तो अब इन 12 दिनों में जो जो कुछ हुआ है उसको रिवर्स चला दें। जो जो इन हुआ था वो माइनस हो जाएगा, जो आउट हुआ था वो ऐड हो जाएगा। कॉस्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये चीजें टेस्ट नहीं होनी चाहिए। बस मेरे से गलती ये हुई कि मैंने आईकेएफ से क्लैरिफिकेशन पूछ ली कि जी ये चीज हुआ करती थी तो ये तो नहीं टेस्ट होगी, तो इसलिए मैंने कहा एहतियातन आपको मैंने 2 सवाल दिए हैं, इनमें से एक फॉरवर्ड वाला और एक बैकवर्ड वाला है, और एक साइड पे क्वेश्चंस हैं, एक साइड पे सॉल्यूशंस हैं। तो आप हस्बे तौफीक इनको जब कभी टाइम मिले, यार 3 3 6 8, तो ये आप हस्बे तौफीक जब आपका कभी दिल हो इन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को खुद ही देख लीजिएगा। बस ये आपने खुद ही देख मार लेने, मेरी तरफ से हो गया, बस खत्म। तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लेक्चर्स में रख लें, अगर कभी दिल किया तो आप इनको देख लें, ताकि सिर्फ एक बार ये चीज नजर से गुजर जाए कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड में होता क्या है। बस इसमें सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल बात इतनी होती है कि यूनिट्स की बात तो चलो और बात है, अमाउंट होगी, अमाउंट कॉस्ट। तो इन 12 दिनों की जो जो भी ट्रांजैक्शन थी उनकी कॉस्ट ऐड या लेस हो रही होगी। अगर कोई सेल्स ट्रांजैक्शन हैं तो उनकी भी कॉस्ट ही निकाल रहे हैं, मार्जिन लगा। तो ये 2 सवाल है, एक फॉरवर्ड का है एक बैकवर्ड का है। ये आप जब कभी मुनासिब लगे तो एहतियातन देख लीजिएगा। होमवर्क दिया था मैंने, स्प्रिंग 16 क्वेश्चन नंबर 7 किया होगा, मसले भी होंगे। चलें, अगर थोड़े से मसले हैं तो ठीक है, शाबाश, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक ही मसला है तो चले, जिनके ज्यादा है वो भी सुन लें, बता रहा हूं, सारे बता रहा हूं, करा नहीं दे सारा। सवाल की रिक्वायरमेंट, सवाल की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक स्पेशल ऑर्डर है, बिड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि हम कस्टमर को प्राइस कोट करने लगे। GPL इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेशल ऑर्डर। हम एक नया प्रोडक्ट जीता, इसके लिए एक कस्टमर को प्राइस कोट करने लगे हैं, ये मतलब है बिड डॉक्यूमेंट जमा प्रिपेयर करने का। और रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि बताएं कस्टमर से कितने पैसे मांगे। अगर 20% मार्जिन के मार्जिन, तो तरीका सवाल का ये होगा कि सारी कॉस्ट लिख लेंगे रेलिवेंट वाली, और उस पर फिर 20% मार्जिन इस्तेमाल करके सेल प्राइस निकल आएगी। ये था सवाल। अब इसमें जो जो मसले मुझे उम्मीद है हो सकते हैं वो बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 बाद में बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2, मटेरियल्स। 3 तरह के मटेरियल चाहिए, A, B और C। जितने जितने चाहिए वो टेबल में बताए हुए हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड। स्टॉक में कितने पड़े हैं ये तो नहीं बताया, सारे पड़े हैं, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है GPL हैज सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। तो ये जितने चाहिए सारे स्टॉक्स में पड़े हुए हैं। मटेरियल A, पहला बुलेट पॉइंट, मटेरियल A इज यूज्ड बाय GPL इन मेनी प्रोडक्ट्स, यानी रेगुलर यूज है। तो जब रेगुलर यूज है तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी कि अब कितने का खरीदेंगे, तो 5000 इंटू 200 रुपए। इसमें कोई एतराज, सवाल करना था तो एतराज होना किया है सवाल। मटेरियल बी बेकार पड़ा हुआ है, बस इस जीता में इस्तेमाल करने के अलावा और कोई काम नहीं था इसका। तो और कोई काम नहीं था तो बेच ही देना था, तो इसलिए इसकी डिस्पोजल वैल्यू यानी NRV ये रेलिवेंट कॉस्ट है जी। पहली लाइन में बताया। पॉइंट नंबर 1 पहला सेंटेंस, पॉइंट नंबर 2 का पहला सेंटेंस। मटेरियल बी चूंकि ये बेकार है और किसी काम का नहीं था तो जाहिर है फिर नया थोड़ी खरीदना था, तो इसकी बस रेलिवेंट कॉस्ट होगी उसकी NRV। रेगुलर यूज नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है और बस एक ही रास्ता है NRV वाला, तो इसलिए इसकी NRV रेलिवेंट होगी। ये वही वाला बांट रहे हैं ना पेज। अभी पेज किस किस को नहीं पहुंचा, इधर है और भी किसको नहीं मिला पेज? नहीं मुझे नहीं होता, देखे ना।
उनको बताए। आप कोई पेज से महरूम रह गया हो, वो रह गया यार महरूम। ये जो पेज बांटा है अभी, ये आज और किसी को ना मिला हो। एक और ये प्रॉब्लम विद फिजिकल स्टॉक काउंट वाला पेज ना मिला हो किसी को। ठीक, अच्छा और कौन सा है, ये भी बांट दें। अब ये दूसरा पेज मिल रहा है, ये आज के होमवर्क का सलूशन है। ये जो आज होमवर्क देना है, ये उसका सलूशन पहुंचने लगा आपका। मटेरियल सी, मटेरियल सी रेगुलर यूज का नहीं है। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थीटा, यानी ये और किसी काम का नहीं है, स्टॉक पे पड़ा हुआ है और मजीद किसी काम का नहीं है, तो फिर इसको बेच दें। बेच भी नहीं सकते, ये पड़े पड़े हो रहा था खराब, और खराब होना था तो फिर वहां पर गंदगी फैलनी थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉज थे कि हम इसको फिर रख नहीं पाएंगे, इसको फेंकना ही पड़ेगा। और अगर फेंकेंगे तो जिससे फेंकवाएंगे वो 10 रुपए पर केजी लेगा, तो एक खर्चा है जो होने वाला था, एक आउटफ्लो होना था, इस जीता वाले प्रपोजल की वजह से अब बच जाएगा, तो वो एक रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। दोबारा बता दें, ये जो पेजेस है ना, ये इन एनी केस पहुंच तो आप तक जाएंगे। ज्यादा जरूरी बात है कि मैं क्या बता रहा हूं, पेजेस की फिक्र में आप भूल ही गए कि मैं कुछ बोल रहा हूं है? और आप इससे अंदाजा करें, अगर गौर करें ना, तो इंसान की अपनी हकीकत दुनिया की पता लगती है। अल्लाह ने जो रिसोर्सेज देने हैं, रिस्क देना है, वो पहुंच जाना है। मरे पड़े जा रहे हैं कि किस तरह पहुंच जाए। जिसने देना है उसकी बात भी तो सुन लें कि किस काम के लिए देना है। आपको एक कागज मिल रहा है, मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा तो बता दीजिएगा, मिल जाएगा। अब जो कागज दे रहा है उसकी बात तो सुन लें कि करना क्या है। कागज में ऐसे मगन हो गए कि बस कागज मिल जाए किसी तरह हमें। तो जिसने दुनिया में रिसोर्सेज देने हैं उसकी भी तो बात सुने इंसान के, वो क्या रहा है इन रिसोर्सेज के बारे में। मटेरियल सी स्टॉक में पड़ा हुआ है और ये हमारे किसी काम का नहीं था। अगर यहां पर इसको ना इस्तेमाल करें तो इसकी इज्जत कोई नहीं है, इसको हम फेंकने ही वाले थे। अगर फेंकते तो खर्चा होना था, अब वो खर्चा सेव हो जाएगा, तो ये 10 रुपए एक रेलिवेंट इनकम बन जाएंगे। मटेरियल में और कोई एतराज? जी जी जी, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सर, ये 135 135, हाँ तो वो इसलिए करंट प्राइस से कम है। जी जी, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही। मटेरियल जी 60 - 10 किधर गया? 60 - 10 नहीं, आप पूछें 60 - 10 क्यों किया है, अच्छा क्यों नहीं किया, क्यों करें? हाँ जी, 60 क्यों यूज करना चाहिए? क्या क्या क्या? नहीं, हम रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? क्या ये पॉइंट ही ना दिया होता? बिल्कुल कुछ तो कहा होता ना, सी क्या होता फिर? नहीं फिर क्या, फिर कुछ तो कहा होता ना, ये कुछ भी ना कहा होता। नहीं, जैसे बी है बिल्कुल वैसे ही अगर सी भी होता और ये अगली बात ना लिखी होती, ये पूछ रहे हैं। नहीं, आप ये पूछते हैं कि डिस्पोजल कॉस्ट ना होती तो बेटा बताया क्या होता, मैं उसका जवाब दूंगा ना, क्या बताया होता फिर? तो फिर बिल्कुल बी की तरह ट्रीट करते, फिर उसकी डिस्पोजल वैल्यू निल ना दी होती। देखें, मटेरियल बी हमारे किसी काम का नहीं है,
अच्छा, जिनको मसला नहीं भी होता ना वो भी सुन लिया करें, शायद उन्होंने कोई तुक्का लगा के काम चला लिया हो, तो सुन लिया करें, काम फायदा ही होगा। मटेरियल ए रेगुलर यूज का है, रेगुलर यूज ना पता चला हो किसी को, मटेरियल ए लिखा हुआ है इज यूज्ड बाय जीपीएल इन मेनी प्रोडक्ट्स, तो ये रेगुलर यूज है, इसलिए अगर रेगुलर यूज हो तो ये नैनी केस हमने खरीदना ही था, तो इसलिए इसकी परचेज कॉस्ट जो अभी चल रही है वो रेलेवेंट होगी। लेकिन मटेरियल बी और मटेरियल सी हमारे और किसी काम के नहीं है, अगर जीटा में इस्तेमाल ना किया तो फिर किसी और काम के ये नहीं है, तो ये हो गया नॉट ऑफ रेगुलर यूज। अब नॉट ऑफ रेगुलर यूज हो और अवेलेबल इन स्टॉक हो तो उसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हम इसका और क्या करने वाले थे, तो जो मटेरियल बी है ये चूंकि किसी काम का नहीं था तो बहरहाल बेचने का रास्ता तो मौजूद था ना, डिस्पोजल वैल्यू लिखी हुई है, बाय डिफॉल्ट बेचने का रास्ता तो है ही, तो इसलिए बी की बस ये 135 एनआरवी यूज कर ली थी। अगर सी के बारे में भी बी जैसी बात ही लिखी होती तो यकीनन सी की भी डिस्पोजल वैल्यू दी होती। फिर अभी सी की डिस्पोजल प्राइस कितनी दी हुई है? 0 है, नहीं है ना, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये बिकता ही नहीं है, इसीलिए नील लिखा है क्योंकि सी के बारे में वो बात करनी थी अदरवाइज वाली। अगर ये सी के बारे में अदरवाइज वाली बात ना की होती तो यकीनन सी की हमें एक डिस्पोजल प्राइस दी होती, फिर हम सी की वो एनआरवी रेलेवेंट ले लेते। और अगर सी बिल्कुल ही बेजरर है, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई फेंकने का खर्चा नहीं है, बस उठा के फेंक दे, कोई खर्चा नहीं, कोई डिस्पोजल वैल्यू नहीं, तो फिर रेजल्ट उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कुछ ना होती। तो मटेरियल सी पे चूंकि हम बेच तो सकते नहीं, लेकिन इसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए 10 रुपए खर्च होने थे, तो वो खर्चा बच जाएगा, तो ये खर्चा का बचना हमारी एक रेलेवेंट इनकम है। खरीदना तो हमने नैनी केस नहीं है इसको, तो 60 रुपए का तो काम ही कोई नहीं है जी। सर मैंने इसमें ये बताया था कि एनआरवी का होता है एक्सपेक्टेड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, सेल प्राइस 0 है माइनस, चलें ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, मतलब वो एनआरवी माइनस में आएगी, फिर उस माइनस कॉस्ट का मतलब है कि इनकम। मटेरियल में अब कौन सा पेज बांटा था? ऑटम 18 सब तक पहुंच गया। ऑटम 18 क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन बांटा है, किसको इसको नहीं मिला बता दें। 6 क्वेश्चन से ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 6 बांटा है सॉल्यूशन, जिसको नहीं मिला वो बताइए। ऑटम 18 क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। ये आज का होमवर्क है और ये मैं एंड तक आपको थोड़ा सवाल के बारे में गाइड कर देता हूँ, एक ओवरव्यू बता दूंगा ताकि फिर हिंट लेके फिर आप इस सवाल को करें पूरा सॉल्व। और एक चैंपियंस के नाम से होगा, ये क्वेश्चन है सिर्फ, मतलब एक पेज ही है, सिंगल पेज ही है ना, हाँ ठीक है, ये बांट दें। ये सवाल अभी जो पहुंच रहा है आप तक ये चैंपियंस के नाम से होगा, उधर ऑनलाइन वाल में अपलोड किया हुआ मैंने, चैंपियंस के नाम से होगा। ये सीए फाइनल का एक सवाल है, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है इससे, तो ये मैं क्लास में करूंगा अभी बोर्ड पे, ये आप सवाल रख लें, मैं क्लास में करता हूं अभी। पॉइंट नंबर 3 क्या जी? सीए फाइनल का है, अटेम्प्ट क्या करनी है? ये पता नहीं किसी अटेम्प्ट का है, वैसे मुझे किताब में मिला था तो मैंने वो दिया आपको, अच्छा सवाल था, करूंगा बोर्ड पे भी। पॉइंट नंबर 3 है जी, क्या अभी करना है? अभी मैंने बोर्ड पे करना है, इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे आएगा। पॉइंट नंबर 3 स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर के कितने आवर्स चाहिए? इस जॉब के लिए 800 आवर्स चाहिए। प्रेजेंटली 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ का मतलब है कि इतने आवर्स आइडल स्पेयर चले जाते हैं। तो ये सेंटेंस इसलिए बताया हुआ है कि वो है जो लेबर को हमने हायर कर लिया होता है और एक खास नंबर ऑफ आवर्स के पैसे देने ही देने, तो ये उनके पास स्पेयर अवेलेबल हैं। तो कितने स्पेयर अवेलेबल हैं? 1440 बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन ये ईच मंथ है। और पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ये काम आधा महीना चलना है, तो इसलिए फिर अवेलेबल भी इनमें से आधे ही हैं, तो बाकी 80 है जिसकी हमें पैसे देने पड़ेंगे। क्या जी?
अच्छा फिर क्या करेंगे? हाँ जी, ओवर टाइम के नहीं है तो 200 ही होंगे। ये 720 वाली बात जिसको समझ ना आई हो, किसी को मसला नहीं, यहाँ पर सवाल नहीं किया आपने, नहीं समझ आई, समझ नहीं आया कि इख्तलाफ है कोई, समझ नहीं, कुछ तो समझ आया होगा, इंग्लिश पढ़ी होगी, कुछ तो पता चला होगा ना, तो जो समझ आया वो बताओ ताकि मैं उसको फिर इंप्रूव करूं। इंग्लिश पढ़ के कुछ तो समझ आया होगा ना, जो समझ आया वो बताओ, मैं उसका जवाब दूंगा। पॉइंट नंबर 3, पहला बुलेट पॉइंट, 720 तो नहीं लिखा हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी। प्रेजेंटली 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ। अब हम इनको आइडल कह इसलिए रहे हैं ना क्योंकि हमने इनका हिसाब रखा होता है, तभी तो हम गिन रहे हैं कि इतने महीने फारिग, इतने घंटे फारिग चले गए, तभी तो हिसाब रख रहे हैं, क्योंकि पैसे जा रहे होते हैं तो चुपते होंगे कि तो फारिग जा रहे हैं, फारिग बैठे हुए हैं। तो इससे वो पॉइंट पता चल रहा है कि ये वो वर्कर्स हैं जिनको हमने हायर किया हुआ है और एक टाइम के पैसे देने ही देने हैं। 1440 उनके पास पूरे महीने में फारिग हैं, तो हमें तो उनसे 15 दिन काम लेना है, तो उन 15 दिनों में तो 1440 फारिग नहीं होंगे ना, उसका आधा करना पड़ेगा, तो 720 है जो फारिग अवेलेबल है, तो बाकी 80 फिर हमें पैसे देके काम करवाना पड़ेगा। ओवर टाइम के कितने पैसे देने हैं अलग से नहीं बताया, तो फिर वो भी 200 ही देने होंगे। स्किल्ड लेबर, चले मैं खुद ही बता देता हूं, फिर एक पॉइंट पूछना चाहिए था आपको, नहीं पूछ रहे तो मैं खुद ही बता देता हूं। क्या नहीं, वो तो इस जॉब के लिए चाहिए ना, प्रोडक्शन ऑफ ज़ीटा वुड रिक्वायर 800 आवर्स, ये तो इस जॉब के लिए चाहिए जी। हाँ, ये सवाल आना चाहिए था आपका, मतलब ये है कि ये 15 दिन में ही इस्तेमाल कर लें हम 14-40 घंटे, ये कह रहे हो? हाँ तो मसला है ना, फिर तो पूछो ना यार, नहीं पेपर में सोल्यूशन देके ठीक करेंगे, पता तो चले ना कि क्या किया है जो। अच्छा अब ये जो लिख दिया, अगर लिखा होता ना सिर्फ इतना कि प्रेजेंटली 14-40 आवर्स आइडल अवेलेबल हैं बस, फुल स्टॉप, तो हम इन 14-40 को बिल्कुल सारा का सारा 800 इस्तेमाल कर लेते। लेकिन ये जो ईच मंथ वाली बात लिख दी ना, इसका मतलब ये बन रहा है जैसे मैं अगर अपने बारे में कोई स्टूडेंट पूछे सर फारिग टाइम आपके पास, या कॉलेज पूछे कि एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, या मैं खुद से सोचूंगा एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, तो मेरे पास अगर दिन में लेट से 1.5 घंटा फारिग होता है, तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास महीने में 45 आवर्स फ्री हैं। तो ये 45 आवर्स महीने में फ्री कहने का मतलब है कि 1.5 घंटा रोज का गिन के फिर मैंने महीने कहा है। तो ये जो ईच मंथ लिख दिया ना, तो इसका मतलब है कि हर रोज थोड़ा थोड़ा करके फिर कहीं जाके महीने में 14-40 ईच मंथ की वजह से, कि हर महीने में, इसलिए इसका ये मतलब नहीं निकल रहा कि हम 14-40 घंटे एक दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करा लेंगे, नहीं, पूरे महीने में फैल के टोटल 14-40 अवेलेबल है। ईच मंथ लिखे होने की वजह से इसको पूरे महीने में फैला हुआ समझा है। अगर ईच मंथ ना लिखा होता, फुल स्टॉप यहीं लग जाता, प्रेजेंटली 14-40 लेबर आवर्स रिमेन आइडल बस, फुल स्टॉप, या आइडल आवर्स आर अवेलेबल, फिर हम इसको पूरा यूज कर लेते। लेकिन ईच मंथ लिख दिया तो इससे पता चल रहा है कि पूरे महीने में फैला हुआ है, और इसके साथ पॉइंट नंबर 1 की जिंदगी का मकसद समझ आया कि 15 दिन चलना है काम ने, तो हम इनमें से 15 दिन वाले आवर्स को ही यूज कर पाएंगे, इसलिए इसको 15/30 किया। नहीं, अगर कोई ऐसी बात होती तो बता देते, वो भी ले लेते हैं रेलेवेंट। पॉइंट नंबर 3, स्किल्ड लेबर आवर्स, अनस्किल्ड के 250 घंटे चाहिए, 120 पे मिल रहे हैं, ठीक है ले लें, तो 250 इंटू 120। पॉइंट नंबर 3, 150 मशीन आवर्स का बाद में बताता हूं। ये मशीन जो हमने इस्तेमाल करनी है ये हमारी ही है, और हम ये किराए पे दे देते अगर ज़ीटा ना बनाते, और किराए पे देते तो 4000 पर डे किराया कमा लेते, तो फिर इसका मतलब 15 दिन हम ये किराया कुर्बान कर रहे होंगे, तो ये वो कुर्बानी है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है जी। ये नहीं, मैंने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा आपको जो समझ आ रहा था पहले वो बताओ। तो यही है, इतना ही, हाँ यही। आपने क्यों किया इसको 15/30? हाँ, तो आपने बाय 30 क्यों किया? तो पूरे महीने पे फैला हुआ है ना, पूरे महीने पे फैला हुआ है, तभी इसको 30 पे डिवाइड करके एक दिन निकाला है ना, तो यही कहा था मैंने। मशीन का किराया रेलेवेंट कॉस्ट है। पॉइंट नंबर 4, ये काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बड़ी दफा कर चुके हैं, आपको 400 रुपए पूरा OAR दिया हुआ है। फिक्स्ड OAR रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड OAR निकाला क्या होता है, जो वैसे ही हमने साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सोचे हुए थे वो तो वैसे भी होने थे, तो इसलिए फिक्स्ड OAR रेलेवेंट नहीं है। ये काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले भी किया था कि इसमें से फिक्स्ड पोर्शन निकाल दें तो जो बाकी वेरिएबल रह जाएगा।
अच्छा, फिक्स पोर्शन कैसे निकलेगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। ये आ गया वेरिएबल ओएआर। हाँ, ये है रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है। और चूंकि ये लेबर आवर्स स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों पे लगना है तो 800 और 250 1050 के ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा। जी, ये क्या हुआ है? वेरी गुड। फिक्स्ड ओएआर एक रेलिवेंट कॉस्ट है? नहीं है, वेरिएबल ओएआर है। तो ये 400 रुपए क्या है? टोटल ओएआर है। इसमें से वेरिएबल कैसे ढूंढे? तो वही किया मैंने। इंक्रीमेंटल वाला ओआर क्या होता है? कुछ नहीं, ओआर तो ओआर होगा। तो फिर ओआर ही नहीं ना होगा, फिर वो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, वो रेलेवेंट होंगे। वो तो होते ही होते रहे, वेरिएबल ओवरहेड तो रेलेवेंट है ही है। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओआर मैंने आपको कहा था कि रेलेवेंट होता है, बताया था मैंने। वेरिएबल ओवरहेड्स, ओवरहेड्स ही वही है जो और काम होगा तो और ओवरहेड्स होंगे, तो हाँ रेलेवेंट है वो। तो इसलिए वेरिएबल ओआर रेलेवेंट है। तो इस 400 में से फिक्स्ड ओआर माइनस करेंगे तो बाकी वेरिएबल ओआर बच जाएगा। तो इस 280 को इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये 280 पर लेबर आर है तो इनटू जितने लेबर आवर्स चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, दोबारा नहीं, मैंने तो पहली दफा भी नहीं बताया। ये 150 वाला तो बताया नहीं मैंने, 150 वाला नहीं बताया मैंने, अब बताने लगा। 280 रुपए वेरिएबल ओएआर एक रेलेवेंट कॉस्ट है। वेरिएबल ओएआर रेलेवेंट कॉस्ट है। तो 400 वेरिएबल ओएआर नहीं था, पूरा ओएआर था। उसमें से फिक्स्ड ओएआर निकालेंगे तो बाकी वेरिएबल ओएआर रह जाएगा। और चूंकि वो 280 रुपए पर लेबर आर है तो जितने आवर्स लेबर आवर्स इस जॉब के लिए चाहिए उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 280 रुपए पर मशीन आर होता तो हम जरूर इनटू 150 आवर्स करते। 150 मशीन आवर्स दिए हुए। पॉइंट नंबर 3, तीसरा बुलेट पॉइंट, पहला सेंटेंस कि मशीन 150 घंटे इस्तेमाल होगी। तो 150 घंटे इस्तेमाल होगी तो वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, तो वो वही है जो लेबर से लिंक कर दिए। अगर सवाल वाला इस वेरिएबल ओएआर को मशीन आर से लिंक करता तो फिर हम इस 150 से मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि लेबर आर से लिंक किया है तो हम लेबर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इस 150 का कुछ भी नहीं करेंगे। जी हाँ, तो ये वही ओवरहेड्स है ना जो हम वेरिएबल ओवरहेड्स ले रहे हैं। कंपैरिजन क्यों करेंगे? कंपैरिजन किस लिए? क्योंकि हम किसी को किराए पे देते तो 4000 रुपए कमाते। अब अगर खुद यूज करेंगे तो किराया नहीं आ सकेगा, तो वो जो किराया नहीं आ रहा वो रेलेवेंट कॉस्ट है। क्या जी? तो फिर ये शक हो सकता था ना कि कौन से वाले लेबर आर लेने, स्किल्ड वाले लेने हैं कि अनस्किल्ड वाले लेने, तो वो उसने क्लियर कर दिया कि दोनों यूज करना है। वेरिएबल ओवरहेड्स जी, हाँ, तो फिर वो ये ना कहता ना। अगर उसने कहा है कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, तो एंड तो फिर दोनों को मिलाना ही है ना। आप जो कह रहे हैं वो मुझे बात सही लग रही है, लेकिन उसने जब कह दिया है कि पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर, तो दोनों को एंड में दोनों को मिलाना पड़ेगा ना। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो 800 घंटे हैं इन 250 के अंदर, ये 250 और 800 के अंदर शामिल, तो फिर ये वाला सेंटेंस कैसे अप्लाई होगा? क्यों? पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ये कैसे कवर होगा उसमें? ये सेंटेंस कैसे इस्तेमाल होगा? जो उन्होंने कहा है ना कि ओएआर रुपए इतने पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स है, तो इस सेंटेंस को कैसे सिर्फ 800 पे लगा के जस्टिफाई करेंगे? इसलिए दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए 800 और 250 दोनों कंसीडर होंगे। जी, जो मशीन के बारे में लाइन गिवन है उसमें अगर वो इस तरह से कह देता कि हमको रेंट पे दें तो इतना आता है, लेकिन जब हम उसको अपने पास यूज कर रहे हैं मशीन को तो तभी हमें पर आवर्स इतनी कॉस्ट पड़ती है। वो साथ में नहीं तो हम दोनों में से कोई काम ही कर रहे होंगे ना सर। उस केस में सपोज इसके ऊपर हमारे, लेकिन लिखा हुआ ना द मशीन इज नॉट यूज्ड, तो ये रेंट पे जाएगी। सर मैं अगर यहाँ पे ये दे देता जी जी, को यूज करने की कॉस्ट, अगर हम इसको अपने पास यूज करें तो 200 पर और आती है, और अगर रेंट पे दें तो कहाँ यूज करें?
आप दो अलग अलग चीजों को कह रहे हैं। यानी अगर हम ये करें तो ये होता है, अगर ये करें तो ये होता है। ये तो बात कंपेरेबल चीजों की होती है ना। तो आप कह रहे हैं अगर यूज करें तो इतनी कॉस्ट आएगी और किराए पे दें तो इतना किराया कमाएंगे। ये कंपेरेबल ही क्यों है? यानी ये कंपेरेबल चीज ही क्यों है कि या तो हम किराए पे दे दें या खुद इस्तेमाल करके इतना खर्चा कर लें? क्यों? या तो ये बात होती जो आप कह रहे हैं कि या तो हमको किराए पे दे देते या इससे प्रोडक्ट बीटा बनाते होते तो इतना इतना उससे कमाते होते। फिर ये सवाल बनता है कि इनमें से हम किसको यूज करते हैं, वो भी आज बताऊंगा। सर तो ये मशीन के बाद में कि अगर हम अभी ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो पूरा महीना नहीं दे पाएंगे रात में। क्यों? लेकिन टोटल दिया होता है ना, लेकिन 15 दिन तो है। तो ये कॉस्ट नहीं है पर डे। अच्छा, अगर पूरे महीने की देंगे तो अगर रेंट पर देंगे तो महीने की तो फिर हम पूरे महीने के रेंट पूरे महीने की अगर हम 15-20 दिन खुद इस्तेमाल कर रहे हो और जिसको किराए पे देते, हो सकता है किराया चलता ही महीने महीने वाला होता कि महीने के लिए किराए पे दोगे तो दो, वरना रहने दो। तो फिर हम महीने के लिए दे ही नहीं सकेंगे किराए पे, तो फिर वो सारा किराया हम लोग कॉस्ट देते। एक पॉइंट ये है कि अगर ये पर डे की बजाय ऐसा होता कि किराए पे मंथली ही जाती है मशीन, तो इस जॉब बेशक 15 दिन इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन महीना तो गया ना, किराए पे तो नहीं दे सकेंगे। तो अगर पूरे महीने का ही किराया दिया होता तो वो सारा ही हम लोग रेलेवेंट लेते, क्योंकि वो सारा ही जाता हमारा। चूंकि डे दिया हुआ था तो ठीक है, जितने दिन उतना इंटू 4000। पॉइंट नंबर 4 में इफ जीपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस जीटा तो कुछ एडिशनल ओवरहेड्स होंगे, ये हाँ रेलेवेंट है। पॉइंट नंबर 5 ये भी ऐसे ही है कि अगर प्रोडक्शन की तो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे भी इतने से बढ़ जाएंगे, तो ये भी रेलेवेंट है। पॉइंट नंबर 6 द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज इनकर्ड, ये पास्ट है तो ये इररेलेवेंट है। अच्छा, पास्ट इररेलेवेंट चीज होती है। क्यों इररेलेवेंट होती है? क्योंकि किसी भी डिसीजन के लिए हम वो आइटम्स रेलेवेंट लेते हैं जिनको डिसीजन के हाँ या ना होने से फर्क पड़ेगा। जब ओक्यू पढ़ते थे, ओक्यू, तो उनमें वो खर्चे जिनका टोटल फॉर द ईयर सेम रहेगा चाहे जो मर्जी ओक्यू हो, तो रेलेवेंट लेते थे उसको? नहीं। तो वो चीजें इररेलेवेंट होती हैं जिनके डिसीजन के हाँ या ना होने से उन पे फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो पास्ट में हो गया, अब डिसीजन हाँ हो या ना हो, हम जीटा बनाए या ना बनाए, उस 20,000 में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पास्ट का खर्चा इररेलेवेंट होता है। और इस स्प्रिंग 16 में कोई और सवाल? बेशक फॉर द प्रोडक्शन है, लेकिन अगर जीटा बनाए या अच्छा हम जीटा बनाने लग गए हैं, नहीं, अभी डिसीजन हो रहा है कि हमने उनको ऑफर करनी है कि हम इतने में आपको बेचने को तैयार हैं। अगर हम जीटा बनाए या ना बनाए, इस 20,000 रुपए की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गया 20,000 बस। तो इसलिए रेलिवेंट नहीं। वो खर्चा, वो इनकम रेलिवेंट होती है किसी भी डिसीजन के लिए कि जिसमें डिसीजन के हाँ या ना होने से उस आइटम पे फर्क पड़ता हो। जब डिसीजन के हाँ या ना होने से जिस आइटम पे फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर वो रेलिवेंट भी नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। जी, तब चेक कर रहे हैं ना कि वो बनाना है। हैज इनकर्ड सर अगर बनाने का हमने सोचा तभी तो ये किया, अगर हम सोचते ना बनाने का तो फिर ये खर्चा भी ना करते। बात ये है कि अब हम कहां खड़े हैं इस वक्त, अब डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या है? बना के देना है। हाँ जी, तो अब हम चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, इस 20,000 पे क्या फर्क पड़ेगा? हो गया तो फिर रेलिवेंट नहीं है। जी, सर हमें कॉस्ट इस वजह से भी दे रहे थे ताकि हम कस्टमर को ये बता सेलिंग प्राइस बता सकें कि हम इतनी चार्ज करेंगे। तो और हम जाहिर है हमारी जो एक्टिविटी है या प्रोडक्ट है तो हमने तो उससे कमाना है ना, तो चाहे कॉस्ट मिले लेकिन हमारी कॉस्ट तो उसके ऊपर इनकम। यानी स्पेशल ऑर्डर जो पढ़ा रहा था सब बर्बाद हो गया। स्पेशल ऑर्डर है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट लेनी होती है। उसने इस बात को रिक्वायरमेंट में भी मजीद वाजे कर दिया। सर ये ठीक है, हम जाहिर है हमने वो वाला खर्चा भी तो अपना रिकवर करना है। तो बाकी बिजनेस भी तो चल रहे हैं ना हमारे, कह तो रहे बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट ओनली। पास्ट रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती है। क्यों नहीं? क्योंकि वो हो चुका है। अब ऑनवर्ड जो भी हो, पास्ट नहीं बदला जा सकता, तो इसलिए पास्ट हुई चीजें रेलिवेंट नहीं होती। हाँ जी जी, फिर पॉइंट 4 यार, इतनी मैंने बातें लगाई है पॉइंट 4 की। क्या पॉइंट 4? ड्यूरिंग नहीं, अभी नहीं मिला ना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ गए, ठीक है। यार आपने तो सिचुएशन बदल दी ना, अब बताओ डिसीजन क्या करने लगे हम? तो फिर अब डिसीजन क्या करना है? मतलब सवालिया निशान क्या है? मेरा सवाल ये है कि जो सिचुएशन आप बना रहे हैं
उसमें डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या है, क्या डिसीजन है जो भी हमने करना होगा? किस कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं कि जो बात आप बता रहे हैं कि कुछ अर्सा गुजर गया, हमने प्रोडक्शन शुरू कर दी, अब एक मसला आ गया, अब आप पूछ रहे हैं कि ये कॉस्ट कंसीडर होगी कि नहीं होगी, क्या करने के लिए कंसीडर होगी कि नहीं होगी, तब हम कौन सा डिसीजन करने लगे होंगे? हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं ना, तो क्या डिसीजन मेकिंग करने लगे होंगे हम? प्रोडक्शन में अगर चेंजेस करनी हो या फिर उनसे क्लाइंट से जो ऑर्डर आया उनसे डिस्कशन करनी हो तो ये कि अब हमने इसमें मजीद कुछ चेंजेस करनी है, जो अब तक हो चुका सो हो गया, अब से ऑनवर्ड हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, मीटिंग हो गई कि होनी है? मीटिंग होनी है। अच्छा चले, ये जो पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है ना, इसमें अगर किसी को ये लग रहा हो कि शायद ये प्लानिंग डिपार्टमेंट की वजह से ऐसा किया है, तो नहीं। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा होता, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 एंड एन एडिशनल 30,000 विल बी इनकर्ड इफ जीटा इज प्रोड्यूस्ड, तो फिर 30 यूज करते। देखें, अगर हम कस्टमर से बात करने लगे हैं कि हम इतने पैसे लेंगे, तो हमें ये कैसे पता कि इस पे इतना मटेरियल लगेगा, इतने लेबर लगेंगे? कोई तो वर्किंग की होगी ना, तो वो जो सारी वर्किंग की थी उसमें मेहनत लगने पे 20,000 रुपए खर्च हुआ था, उसमें हुआ था कहीं ये 20,000 रुपए खर्च। अब अगर कुछ मजीद पैसा खर्च करना होता कि अगर जीटा बनाएंगे तो खर्च करेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं करेंगे, तो फिर उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते? फिर वो होता रेलिवेंट। यार आपकी शक्लें देख के मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा, आप हैं? कुछ भी समझ नहीं आया, क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को शायद दिल को ये अच्छा नहीं लग रहा कि हम ये पैसे उस साले, ये पैसे मुझसे क्यों ना निकल आए, ये दिल को अच्छा नहीं लग रहा ना। देखें, जब पैसे हमने कस्टमर से लेने हैं, जब पैसे लेने हैं कस्टमर से, तो फिर सिर्फ ये पैसे उससे क्यों निकलवाने के? फिर वो जो 2 महीने 6 महीने पहले से बिजनेस कर रहे हैं वो भी सारे से निकलवा लें। लेकिन जिस ऑफिस में बैठ के काम करने लगे, उसको ऑफिस फर्नीचर भी खरीदा था, वो भी इसी से निकलवा लेते हैं पैसे। क्यों नहीं रेलिवेंट? क्यों नहीं है लिंक? इसी के लिए खरीदा था फर्नीचर, लोगों को बिठा के काम लेना था ना उनसे, इसी के लिए फाइलें खरीदी थी हमने, कुछ स्टेशनरी इसी के लिए खरीदी थी, वो भी रेलिवेंट होगी। जिन लोगों को हमने स्टेशनरी लेने भेजा था, उनको 2 साल पहले नौकरी पे भी इसी वजह से रखा था कि कोई दिन आएगा जब इनसे काम लेंगे, तो फिर वो तनख्वाहें भी लेंगे। हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट ही इसलिए बनाया था कि कभी ना कभी देखो दिन आएगा जब जीता हमने, तो पिछले जो 4 साल से वो काम चल रहा था वो भी लेंगे। स्पेशल ऑर्डर की प्राइसिंग या इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारा बाकी काम चल रहा है वो चल रहा है, जो और काम चल रहे हैं उनसे हम सारे खर्चे कर लेते हैं पूरे। ये जो स्पेशल ऑर्डर आया है, हम इससे सिर्फ वो खर्चे पूरे करेंगे जो एक्स्ट्रा हैं। अब जो 20,000 रुपए है, ये रेलिवेंट इसलिए नहीं है कि इस 20,000 रुपए के खर्च हो चुके होने पे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम अभी कस्टमर को ना कर दें कि हमने नहीं करना है काम, वो 20,000 वापस आएगा? नहीं है, एक्सपेंस पड़ गया। अच्छा, कस्टमर से हम अभी मजीद काम करें या ना करें, ये 20 वापस आ सकता है, ये 20 खर्च हो चुका है ना, तो फिर ये रेलिवेंट नहीं है फॉर द डिसीजन। अगर आप यहां हॉस्टल में आ चुके और क्लासेस शुरू होनी थी अक्टूबर में, सितंबर किराया दे चुके, अब आप अक्टूबर में खड़े हैं और ये फैसला कर रहे हैं कि मैं आया तो था यहां पढ़ने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या मैं यहीं रह के क्लासेस ऑनलाइन यहां बैठ के लूं या घर जाके ऑनलाइन क्लासेस लूं? ये मिसाल दोबारा सुन लें। सितंबर में आ गए थे, किराया दे दिया सितंबर में हॉस्टल का, अक्टूबर में लॉकडाउन की वजह से अब इस दोराहे पे खड़े हैं कि अभी भी हॉस्टल में मजीद कंटिन्यू करूं या घर जाके देखना तो ऑनलाइन लेक्चर ही है। इस डिसीजन के लिए सितंबर का दिया हुआ किराया रेलिवेंट है, लेकिन आए तो वही पढ़ने थे हॉस्टल। अब तो वो हो गया ना जो होना था। हम जहां खड़े हैं हमने वहां से ऑनवर्ड देखना है, तो इसलिए पास्ट रेलिवेंट नहीं होता। जी, मैंने ना एक और सवाल कराना है आज, इसलिए बहुत सारे अगर मगर मच आ जाते हैं ना तो बात बहुत लंबी निकल जाती है। अगर ये जॉब ना होती तो वो खर्चा ना होता, तो जीटा ना बना रहे तो ये खर्चा ना होता। तो क्या अभी डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या है? हम इसको कहां खड़े, हम जीटा अभी बनाएं या ना बनाएं? अभी जहां खड़े हैं अभी हम इनकार कर दें नहीं बनाना जीटा, अभी कस्टमर को मना कर दें, तो ये 20,000 वापस आ जाएगा। आपको ना सवाल में ये देखना पड़ेगा कि क्या पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का जहां पर अभी हम मौजूद हैं। एक सिग्नल पे खड़े, ये बाहर चले, इधर कलमा चौक वाले इशारे पे खड़े हैं। अब आप कलमा चौक के सिग्नल पे खड़े हैं और आपने जाना है आगे गार्डन टाउन की तरफ या शायद आगे वो
जॉट डाउन की तरफ जाना है। अब उस वक्त डिसीजन ये लेना है कि सीधा चले जाएं या लेफ्ट हो जाएं या राइट हो जाएं। इस डिसीजन के लिए ये रेलिवेंट है कि आप पीछे से लिबर्टी से होके आए हैं या मिनी मार्केट से आए हैं। क्यों? क्योंकि हो आए बस, आप जहां खड़े हैं वहां से फैसला करना है कि यहां से लेफ्ट करना है कि राइट करना है। तो जहां पर हम खड़े हैं, जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है, उससे पहले जो हो चुका है वो इररेलेवेंट है। हाँ जी, चले स्प्रिंग 16 क्वेश्चन नंबर 7 10। रेलेवेंट कॉस्टिंग के नोट्स पे आए वापस। ओवरहेड्स में से सिर्फ एक बुलेट पॉइंट रह गया था, वो मैं आपको एक सवाल कराते हुए खुद बताऊंगा कल। अभी उससे अगले पोर्शन पे आते हैं। अगर हमें एक जॉब के लिए कोई प्लांट या इक्विपमेंट चाहिए, कोई पीपीई चाहिए, तो उसकी भी कोई ना कोई रेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है। हमें कोई ना कोई एसेट, इक्विपमेंट, प्लांट वगैरह चाहिए, या तो वो कोई एग्जिस्टिंग होगा उसी को यूज कर लेंगे, या कोई नया खरीदना होगा। अगर नया खरीदना होगा तो जितने का खरीदेंगे वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट, सारी की सारी इसी प्रोजेक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट। देखना पड़ेगा कि इसको फिर बाद में क्या करेंगे। अगर ये सारा बस इसी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, बस सारा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसी के लिए रेलेवेंट है। लेकिन अगर ये जॉब बस 15-20 दिन की है, 1 महीने की है, तो फिर रेलेवेंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन रेलेवेंट चीज नहीं होती है। हाँ, कुछ मजबूरी में हो सकती है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट चीज नहीं होती। हाँ जी, हाँ, इसके अब महीने के बाद हम इसको सेल कर सकते हो शायद। अच्छा, अब जब सेल कर सकते हो, बेशक नहीं भी करना, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट, इस जॉब ने उस पर क्या असर डाल देना है। तो अगर हम लोग इसको नया खरीदेंगे इतने का, और आफ्टर जॉब इसकी मार्केट वैल्यू रह जाएगी 18,000, तो इसका मतलब है कि 2,000 खा जाएगा ये प्रोजेक्ट। दोबारा हमें इस जॉब के लिए, एक मिनट पॉज करिए, अगर ये नया खरीदेंगे, अच्छा खरीद चुके हैं? नहीं, नया खरीदेंगे इतने का मिलेगा, और इस जॉब के इस्तेमाल होने के बाद मार्केट में उम्मीद है कि इतने का रह जाएगा। तो इस खर्चे को करेंगे और फिर जो बचा कुचा इतनी वर्थ वाला एसेट रह जाएगा, तो वो जो 2,000 है, ये वो है जो ये जॉब इस्तेमाल कर जाएगी इसमें से। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या लें? 2,000। तो जितने का नया मिलेगा माइनस एट एंड ऑफ जॉब उसकी क्या वैल्यू होगी। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये फिगर ना दी हो 18,000, इसकी बजाय आपको एक कहानी सुना दी हो कि ये जो हम मशीन खरीदेंगे इसको फिर 10 साल तक अपने पास ही रखेंगे, 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ होगी। अब अगर ये कहानी सुना दी तो डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं होती, डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। लेकिन ये फिगर चूंकि सवाल में शायद ना दी हुई, तो कोई भी एसेट अगर ये सोचना हो कि मार्केट में कितने का बिक जाएगा, अंदाजा नहीं लग पा रहा, तो क्या अजम्पशन एक सेफ बुक वैल्यू ना। तो अगर ये फिगर नहीं दी होती सवाल में, प्रेफर्ड यही है, प्रेफर्ड रेलेवेंट कॉस्ट यही है कि अहमद ऑन कर दिया था ना, या टेंशन हो रही है ना, नहीं है? मुझे क्लास के बाद पता चले सर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो टेंशन ही आ रहा है यार। तो प्रेफर्ड रेलेवेंट कॉस्ट यही है कि नया कितने का होगा, नया कितने का होगा, और जब जॉब इस्तेमाल, इसको जॉब पे इस्तेमाल कर चुके होंगे तो मार्केट में इतने का होगा। तो असल में ये है रेलेवेंट कॉस्ट। अब मैं अगली बात ये बता रहा हूं कि हो सकता है ये फिगर ना दी हो, तो फिर ये अज्यूम करना सेफ होता है कि कोई भी एसेट मार्केट में उतने का बिक जाएगा जितनी उसकी बुक वैल्यू है। तो अगर ये जॉब 6 महीने की है, तो हम देखेंगे कि 6 महीने बाद इसकी बुक वैल्यू क्या रह गई होगी, इसी को अज्यूम कर लेंगे कि ये
और इनका जो डिफरेंस होगा वो रेलिवेंट होगा, तो इसका और डिफरेंस डेप्रिसिएशन ही होगी ना। तो नए एसेट की रेलिवेंट कॉस्ट ये है, लेकिन अगर ये नहीं बताया और लाइफ की इंफॉर्मेशन है तो मजबूरन उसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जॉब को हम रेलिवेंट मान लेंगे मजबूरन, वरना ये है रेलिवेंट कॉस्ट है नी। नए की बात ही कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में इसलिए नहीं मानते क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट हम जितनी भी ले रहे होते हैं सारे वो कैश फ्लोज ही होते हैं, और डेप्रिसिएशन हमारे मेथड्स पे डिपेंड करता है, तो मेथड जो मर्जी रख रहे हो। तो इसलिए रेलिवेंट चीज वो होती है जो इनफ्लो आउटफ्लो होना है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में रेलिवेंट कॉस्ट इनफ्लो आउटफ्लो होना जरूरी होता है, या फिर आउटफ्लो होना था नहीं हो सकेगा, या इनफ्लो होना था नहीं हो सकेगा। रेलिवेंट में इनफ्लो आउटफ्लो जरूरी शर्त होती है, तो डेप्रिसिएशन तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं। तो इनफ्लो आउटफ्लो ये है कि इतना आउटफ्लो होगा, इतना फिर इनफ्लो होगा कल को, इसलिए इसका डिफरेंस हम रेलिवेंट कॉस्ट ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन तो कोई आउटफ्लो चीज नहीं है। तो इस नए में अगर ये फिगर नहीं पता तो मजबूरन क्या, जो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जॉब होगी उसको एक रेलिवेंट कॉस्ट मान लेंगे मजबूरन। यही वजह है कि स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लेबर का एक सवाल होमवर्क दिया था लर्निंग कर्व वाला परसों, यही वजह है कि उसमें नई मशीन की डेप्रिसिएशन को रेलिवेंट कॉस्ट लिया हुआ था। 40,000 की शायद पर बैच, 45,000, इसलिए उसको रेलिवेंट कॉस्ट लिया था क्योंकि ये फिगर नहीं पता थी, तो मजबूरन फिर उसकी डेप्रिसिएशन को रेलिवेंट कॉस्ट लेना पड़ा था। तो अभी कहाँ हुआ गेन ऑन डिस्पोजल? गेन ऑन डिस्पोजल किधर है? ये 18,000 गेन ऑन डिस्पोजल तो नहीं है। था नहीं हुआ है अभी, लिया है भी नहीं हुआ है अभी। अगर ये जॉब आगे बढ़ी तो ये खरीदेंगे तो इतने का होगा, और जॉब पे इस्तेमाल करने के बाद बेच देंगे तो इतने का बिकेगा। नहीं होता इस तरह। बिक गया मतलब बिक गया, हो गया। क्यों बिकेगा? नया इतने का होगा तो इस्तेमाल करके महंगा बिक जाएगा। पता है, इस्तेमाल करके महंगा बिकेगा। हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये फिक्स्ड एसेट्स वाली बात में, फिक्स्ड एसेट्स में देखिए नए वाले के बारे में यही कुछ लिखा हुआ है। एसेट टू बी परचेज क्या मैंने यही वाली बात लिखी हुई। एसेट टू बी परचेज जितने का खरीदेंगे माइनस एंड पे क्या वैल्यू होगी, और अगर ये नहीं इंफॉर्मेशन दी हुई तो डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जॉब मजबूरन फिर हम रेलिवेंट कॉस्ट मान लेंगे। इसीलिए स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1 में डेप्रिसिएशन को एक रेलिवेंट कॉस्ट माना हुआ था। अच्छा है तो स्पेशली इसी के लिए ना। हाँ? उसके बाद फिर क्या करेंगे उसका? नहीं तो फिर नहीं, देखें पीपी से मेरी मुराद वही है ना जो एक लॉन्ग टर्म एसेट है, कोई प्लांट इक्विपमेंट। अगर कोई छोटा मोटा कंपोनेंट है, कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट है, चलो जो हमने इसी जॉब पे ही इस्तेमाल करके बस उसके बाद बेकार हो जाना है, तो बस ठीक है, फिर तो ये रेलेवेंट है ना, फिर तो पूरा 20,000 रेलेवेंट है। मैं तो बात कर रहा हूं उसके बाद भी वो चलने वाला होगा, तो फिर एंड वाली रिकवरेबल उसमें से माइनस होगी। अगर ये सारा का सारा इस जॉब पे यूज हो जाना है, अगर ये सारा इसी जॉब पे यूज हो जाना है तो फिर तो सारा का सारा 20,000 रेलेवेंट होगा, फिर तो यही नहीं होगा। एसेट टू बी परचेज वाली बात बता दी आपने। अच्छा, एलोकेटेड ओवरहेड्स रेलेवेंट होते हैं? एलोकेटेड नहीं होते, क्योंकि एलोकेटेड ओवरहेड्स होते ही वो हैं जो वैसे भी हो रहे थे, बस इस जॉब को थोड़े से पोर्शन चार्ज कर देंगे, तो वो तो वैसे भी होने थे। तो इसलिए एलोकेटेड ओवरहेड्स कभी भी रेलेवेंट नहीं होते। जो इसकी वजह से एक्स्ट्रा होंगे तो वो एलोकेटेड भी नहीं होंगे, उनको एलोकेटेड भी नहीं कहा जा रहा होगा। एलोकेटेड ओवरहेड्स वो होते हैं जो वैसे भी बिजनेस ने टोटल, जैसे पूरी फैक्ट्री का रेंट है, वो रेंट जाना ही है, वो रेंट जो पहले 4 प्रोडक्ट्स को बांटते थे, चलो 5 को बांट देंगे। जो टोटल रेंट फैक्ट्री का होगा, पहले उस फैक्ट्री में 4 प्रोडक्ट्स बनते थे, अगर ये 5वां भी हमने नया इशू कर दिया तो टोटल रेंट तो नहीं बढ़ जाएगा ना, वो जो पहले 4 को एलोकेट होता था 5 को एलोकेट हो जाएगा, तो टोटल रेंट तो उतना ही रहेगा। तो इसलिए एलोकेटेड ओवरहेड्स ही वो होते हैं जो वैसे भी इन टोटल उतना ही होने थे, बस हिस्सा बांटना था इसको, तो इसलिए एलोकेटेड ओवरहेड्स रेलेवेंट नहीं होते जी, फिक्स्ड ही है इनफैक्ट। तो उसके लिए फिर एलोकेटेड का वर्ड यूज नहीं होगा,
सर लेकिन एलोकेटेड फिर इसका भी तो होगा कि वो इसको एलोकेट ना हो तो टोटल बचा क्यों बच रहा होता? इसको एलोकेट नहीं कर रहे। फैक्ट्री का रेंट 25,000 रुपए। हाँ, तो पहले वो 4 प्रोडक्ट्स को बांटता था, 5 को बांट जाएगा, तो फैक्ट्री का रेंट तो 25,000 ही है ना, पहले भी 25 था, अभी 25। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं वो होते हैं जो फैक्ट्री के टोटल पहले भी होने थे, बस इनको एलोकेट कर देने थे, बांटने थे। तो पहले होते हैं तो बांटने थे ना। यानी जो मैंने कहा है उसी की फेवर में बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, सही, शुक्रिया शुक्रिया। और अगर वो इक्विपमेंट पहले से मौजूद है तो डेप्रिसिएशन तो हरगिज भी नहीं है रेलिवेंट, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो पहले से क्यों मौजूद है, हम क्या कर रहे थे उसका। ये काम ना होता तो क्या करते, तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। तो वो जो नहीं कर रहे होंगे वो कुर्बानी है, वो रेलिवेंट है। जैसे इस होमवर्क वाले सवाल में वो 15 दिन का रेंट रेलिवेंट था, और अगर रेंट पे भी दे सकते थे, प्रोडक्ट बी भी बना सकते थे, तो किसको ले, जो हायर होगा। तो जो एग्जिस्टिंग है इसकी हमें कोई ना कोई कुर्बानी का डाटा दिया होगा, तो वो कुर्बानी है जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है वो इस जॉब पे इस्तेमाल होना है, तो उसका कोई ना कोई तो इस्तेमाल पहले हो रहा था। अब अगर जीटा बनाना होगा तो उस काम की कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो इस जीटा बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अब वो कुर्बानी क्या, डेप्रिसिएशन नहीं होगी। अब वो कुर्बानी क्या है, ये आर्ज मेथड वाली बात सवाल के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है कि सवाल में अगर और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो फिर हम जबरदस्ती आर्ज मेथड वाले को मान सकते हैं, लेकिन ये जनरल बात नहीं कर सकता। यानी डेप्रिसिएशन उलमा के हल्के में डेप्रिसिएशन रेलेवेंट चीज नहीं है। मैंने कहा है कि अगर हम एग्जिस्टिंग एसेट को इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसका कोई ना कोई तो हमने पहले भी इस्तेमाल सोचा हुआ था ना, तो जो कुर्बान करना होगा वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, वो होगी रेलेवेंट कॉस्ट। और हो सकता है वो वैसे ही बेकार पड़ा हो, साल 2 साल वैसे ही बेकार ही चलना था वो, तो फिर भी फिर उसकी रेलेवेंट कॉस्ट तो नहीं होगी। लेकिन हो सकती है इन अ वे, सवाल में डाटा इस तरह का हो सकता है कि बेशक बेकार पड़ा था लेकिन ये जॉब उसको और इस्तेमाल कर जाएगी, और बेशक बेकार पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू हो सकता है वैसे 25,000 होनी हो, अब इस्तेमाल होके 22 रह जानी हो, तो फिर 3,000 रेलेवेंट। ये एग्जिस्टिंग के अंदर मैंने कहानी लिखी हुई सही। अब ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के पढ़ाने वाले नोट्स तो हो गए पूरे, इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीज है जो आपको कल परसों मजीद प्रैक्टिस पूरी कर लूं तो बताऊंगा। अभी कौन सा लेबर वाला कौन सा रहता है, लेबर वाला कौन सा रहता है, तो वो तो मैंने अभी कहा था ना, एक सवाल के साथ खुद बताऊंगा, एक सवाल कराऊंगा तो उसके साथ बताऊंगा। है जी, कल कराऊंगा कल। अभी इसमें मजीद प्रैक्टिस ही है मेनली, और इसके 3 को सवाल मैंने खुद सोचे हैं जो मैंने खुद बोर्ड पे करने हैं, जिनमें से एक अभी कर रहा हूँ, पूरा उम्मीद कम है कि होगा, तो बाकी अधूरा कल और एक और कल और एक मोस्ट प्रॉब्ली परसों, और अभी होमवर्क साथ 2-3 सवाल होमवर्क भी चलेंगे, टोटल 2-3 यार। एक आज होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 18, इसका सोल्यूशन मैंने दिया है और ऑनलाइन वालों के लिए वो अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन 6 ऑटम 18 आईकैप का सोल्यूशन ठीक है बिल्कुल, बस ये था कि आईकैप के सोल्यूशन में पर यूनिट करके किया हुआ है, मैंने टोटल करके किया हुआ है। आपने तो पहले खुद ही करना है, पहले खुद करना है आपने। जब पूरी तरह कर लें उसके बाद जब सोल्यूशन देखना हो तो दोनों में से जो मर्जी आपको ठीक लगे वो कर लें। मैंने टोटल वाली भी एक वैरायटी रखी। एक आइडिया दे देता हूं सवाल में कहानी क्या है। एक प्रोडक्ट हम बनाने लगे हैं, बनाना है भी, और इसके लिए हमें एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा। अच्छा, पूछा यह हुआ है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट गैप निकालना है। कॉस्ट गैप टारगेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट का फर्क। टारगेट कॉस्ट कैसे निकलेगी, नहीं दी नहीं होगी, जो टारगेट सेल प्राइस है उस पे मार्कअप मार्जिन इस्तेमाल करके टारगेट कॉस्ट निकलेगी, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट गैप होगा। लेकिन सवाल बेशक रिक्वायरमेंट कॉस्ट गैप था, आपको डेटा देख के लग जाएगा तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है, तो फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन क्या लेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट। तो वो ऑफिशियली टारगेट कॉस्टिंग का सवाल हुआ, लेकिन अंदर खाते हुए असल में रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है, तो उसमें हम रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें गाइड करने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगने होंगे। मटेरियल के 2 ऑप्शन होंगी हमारे पास, या तो मटेरियल एक्स डाल लें, इसमें खरीद के डाल लें, या फिर इसकी जगह मटेरियल वाई इस्तेमाल कर लें। लेकिन मटेरियल वाई इस्तेमाल किया तो ये हमें फिर बनाना पड़ रहा होगा। मेन प्रोडक्ट ये है जिसकी हमने कॉस्ट निकालनी है,
इसमें एक मटेरियल डलना है ये और लेबर ओवरहेड लगने हैं। अब एक्स यूज करना है कि वाई यूज करना है? जो सस्ता होगा। तो हमें फिर एक सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इनमें से सस्ता कौन सा पड़ेगा। तो जो सस्ता पड़ेगा उसको लेके फिर ये सवाल आगे चलेगा। तो आई कैप के सोल्यूशन में वो पर यूनिट सस्ता कंपेयर किया हुआ है, मैंने टोटल करके सस्ता कंपेयर किया हुआ है। तो आपने खुद सवाल सॉल्व करना है, उसके बाद फिर इसको देखें। जो मसले होंगे वो इंशाल्लाह कल करूंगा डिस्कस। अभी एक सवाल करते हैं, पूरा तो यकीनन नहीं होगा लेकिन देखें काफी हद तक जितना भी हो जाएगा। चैंपियंस के नाम से एक सवाल दिया आपको अभी, इसमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें हैं, तो प्रैक्टिस के लिहाज से अच्छा सवाल है। पढ़ लीजिए ये सवाल पूरा, जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश समझ आती है पढ़ लीजिए, मैं करता हूं उसको बोर्ड पे। हाँ जी, एक ही सवाल है ये। बातों में टाइम ज़ाया करने की बजाय सवाल पढ़ लें, मैं फिर बोर्ड पे करता हूं जितना भी हो सका। कम से कम उतना हो जाए, इतना वहां किया है। यहाँ सवाल ज्यादा पूछे, मैं सवाल नहीं। वहां स्टूडेंट्स को जल्दी समझ आ जाए। जो भी थोड़ी सी भी मेहनत करके पढ़ा होगा पढ़ लिया हो, शायद समझ नहीं आया अलग बात है। एक बार
चलो ठीक है, पढ़ लिया। चले कोई बात नहीं, छोड़ दें, जितना भी हो गया छोड़ दें। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक आधी अधूरी बनी हुई चीज एक्स वाई हमारे पास स्टॉक में पड़ी है, जिसको 75,000 रुपए खर्च करके हमने बनाया था, लेकिन अब ये पुरानी होगी। ऐसी पुराना स्टोर ढूंढ रहे होंगे तो पुरानी चीजें निकाल के फेंक रहे होंगे, तो उनमें एक एक्स चीजें नजर आई, जिसको अभी हम अगर कबाड़िए को बेचें तो 21,000 की बेच सकते हैं। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको ना बेचें तो फिर हमारे पास दो और अल्टरनेटिव हैं, एक ए है एक बी है, और रिक्वायर्ड ये है कि एडवाइज अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबल स्टॉक ऑफ एक्स वाई। तो ये एक जनरल सा डिसीजन मेकिंग का सवाल है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा है उसमें है रेलेवेंट कॉस्टिंग की प्रैक्टिस। तो 3 ऑप्शंस हो गए इनफैक्ट, एक अभी 21,000 का बेच देना, और एक अल्टरनेटिव ए और एक अल्टरनेटिव बी। तो 3 ऑप्शन हैं, तीनों को सॉल्व करके कंपेयर कर लेते हैं। एक ऑप्शन है कि हम इसको अभी के अभी बेच दें, चल लो बेचेंगे तो हम इसको बेच देंगे 21,000 और बस। और एक ऑप्शन है कि हम एक प्रोडक्ट गैमा बना लें। अल्टरनेटिव ए, जितना एक्स वाई पड़ा है उससे हम एक प्रोडक्ट गैमा बना लें, विच वुड रिक्वायर दी फॉलोइंग एडिशनल। तो जो एक्स वाई पड़ा है वो तो पड़ा है, ये बाकी काम भी हमें करने होंगे ताकि फिर हम गैमा बना सकें। इस लिस्ट के नीचे द कन्वर्जन वुड प्रोड्यूस्ड 900 यूनिट्स ऑफ गैमा। तो फिर हम ऐसा करेंगे कि 900 यूनिट्स बना लेंगे और इस 900 यूनिट्स को 300 पर यूनिट में बेच देंगे। तो इस ऑप्शन में सेल कितनी आ जाएगी? 900 इंटू 300, 270,000। ये रेलिवेंट? हाँ, गैमा बनाएंगे तो बेचेंगे ना। अब इसमें लेते हैं खर्चे। मटेरियल ए, मटेरियल ए 600 किलो चाहिए होगा। मटेरियल ए इज ऑलरेडी इन स्टॉक एंड इज वाइडली यूज्ड विद इन द कंपनी। तो ये रेगुलर यूज का है, तो इसलिए अब हम इसको नया ही खरीदेंगे। तो मटेरियल ए कितने किलो चाहिए होगा? 600 किलो इंटू 9, 54,000। अल्टरनेटिव ए सॉल्व कर रहा हूं। अल्टरनेटिव ए ये है कि गैमा बना के बेचना है। गैमा बनाने पे कितना खर्चा होगा ये सब एक लिस्ट दी हुई है। मैंने उस लिस्ट में से सिर्फ ए लिया है अभी, और उसके बाद उस लिस्ट के नीचे चला गया। दी कन्वर्जन वुड प्रोड्यूस्ड 900 यूनिट्स ऑफ गैमा एंड दीज कुड बी सोल्ड फॉर 300 यूनिट्स। ये सेल्स आ गई। और उससे अगली लाइन, मटेरियल ए इज ऑलरेडी इन स्टॉक एंड इज वाइडली यूज्ड विद इन द कंपनी। तो इसका मतलब है कि ये रेगुलरली यूज होता है। तो जब रेगुलरली यूज होता है तो फिर ये 600 किलो की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90। ये 2 लाइनें लिखी हैं, इनसे कोई इख्तलाफ, परेशानी, तकलीफ? मटेरियल बी। अच्छा, अब इस मटेरियल बी से मैं वो पॉइंट रिवाइज करवाता हूं जो पिछली क्लास में लेबर का समझाया था। मुझे लेबर वाला डाटा दोबारा बताइएगा, जो पिछली क्लास में लेबर का एक सवाल मैंने एग्जांपल कराई थी। बी 25 यूनिट बना रहे थे हम, बेचते थे 180 का, 510, मटेरियल 175, लेबर 180, बाकी वेरिएबल ओवरहेड से 50, 105। और आर्स कितने चाहिए थे? नहीं, टोटल कितने चाहिए थे? हैं? अरे कितने आवर्स चाहिए थे इस जॉब के लिए? 1000 चाहिए थे। तो 1000 आवर्स को इस 105 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि ये पर यूनिट है। तो इसको पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर आर बनाया था 35, और इसमें
60 रुपए इसलिए ऐड कर दिए थे क्योंकि वो इस काम में पैसे दें चाहे दूसरे काम में दें, 60 तो देना ही है, तो इसलिए 60 वापस ऐड कर दिए थे। जी 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 अच्छा चले। अगर इस पर यूनिट को मैं पहले ही पर आर करके निकाल लूं तो ये 170 58 पॉइंट कितना इस 35 तक पहुंचने के लिए ये 60 माइनस हुआ है। हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों माइनस नहीं किए थे? क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं थे। तो ये 60 भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इस वर्कर से हम B25 बनवाएं या B16 बनवाएं, 60 रुपए तो उसको देना ही है। तो 35 निकालने के लिए 60 माइनस हुआ है ऐड बैक, ये इसलिए 60 ऐड किया था। अगर आपको ऐड करना अजीब लग रहा है तो चले एक और काम करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड की लाइन क्यों नहीं लिखी? तो फिर ऐसा करते हैं, इसकी भी लाइन नहीं लिखते। लेबर कॉस्ट की लाइन ही नहीं लिखते। ये उस लेबर वाले सवाल में ही हमने काम किया था और 1000 को 105 से नहीं 95 से मल्टीप्लाई किया। ये लेबर वाला मैंने सवाल कराया। अब सेम काम ये आज वाले सवाल में, अगर हमने गैमा बनाया तो इस पे मटेरियल बी चाहिए होगा। मटेरियल बी इज आल्सो इन स्टॉक। बस ये मटेरियल बी कर रहा हूं बस पूरा, फिर बाकी कल करूंगा। सुबह भी बस ये मटेरियल बी तक ही हुआ था। मटेरियल बी इज आल्सो इन स्टॉक but it is unlikely that any additional supplies can be obtained for some considerable time because of an industrial dispute। इसका मतलब है कि मटेरियल बी चाहिए तो हमें होता है क्योंकि हमारा ये एक मेन काम है, लेकिन अभी हम सप्लायर से और खरीद नहीं सकते क्योंकि सप्लायर ने कर दी है हड़ताल और अभी काफी अरसे तक वो हमें और चीजें नहीं दे सकेगा। तो बेशक ये रेगुलर मटेरियल है, लेकिन हमें इसको कुर्बानी वाले तरीके से चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खरीद ही नहीं सकते तो जो पड़ा हुआ है वो क्यों पड़ा हुआ था? जो उससे और प्रोडक्ट बनाया करते थे। तो अब अगर हमने गैमा बना लिया तो फिर जी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये वो कुर्बानी वाले तरीके से सॉल्व होगा। तो इसका तरीका जितने किलो चाहिए इनटू कुर्बानी प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल। वो प्लस क्यों है अब उसकी रीजन दोबारा मैं बताता हूं उससे रिलेट करके। एक जी कितने का बेचते हैं? इस पे एक तो लगता है ये वाला मटेरियल बी, कितने किलो? 4 किलो, जो कि एक 10 रुपए का होता है। 10 रुपए का होता है और उसके अलावा कुछ और वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं 210 140। ये 140 वो है जो इधर 105 था। इसको मैं 140 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों नहीं? क्योंकि ये पर यूनिट है, ये 1000 किलो है, तो मुझे इसको पर किलो बनाना पड़ेगा। 4 किलो लगते हैं तो इतना कमाते हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी के लिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे ये भी 35 आ गया। चाहे ये मटेरियल भी यहां इस्तेमाल हो चाहे यहां इस्तेमाल हो, मटेरियल बी का 10 तो रेलेवेंट नहीं, तो चूंकि ये नहीं 10, अच्छा चलो 40, ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए क्या करूं? ऐड बैक कर दूं 10। दस 180 नहीं मैंने ऐड किया, 60 ऐड किया। ये कंट्रीब्यूशन 35 क्या है? पर आर, तो उसमें फिर 60 पर आर ही ऐड करूंगा ना। ये पर केजी है तो उसमें 10 पर केजी ही ऐड करूंगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 390 में से ये माइनस ही ना करें। इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इसको पर केजी बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए आपको लिख के दिया था कंट्रीब्यूशन पर केजी प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल। अगर ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है कि मटेरियल बी का 1 किलो हमें इतना फायदा देता था जब नहीं देगा, तो वो रेलेवेंट है। हमें 45 रुपए कुर्बान करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ये नया तो मिलना नहीं है, तो जो जी बनाते थे वो कुर्बान करना पड़ेगा। इसलिए ऐड बैक किया था ना। हाँ तो ये रीजन बताया मैंने, इसको ऐड करा। ये जो 10 का खरीद चुके थे ये 10 रेलेवेंट है नहीं है ना, इसलिए ऐड बैक कर दिया मैंने। ऊपर से माइनस किया हुआ था ये देखने के लिए कि जी पे मुझे कितना बचता है, माइनस किया हुआ था लेकिन वो रेलेवेंट चीज नहीं है, इसलिए ऐड बैक कर दिया। चाहे ऐसे कह लें कि माइनस ही ना करें।
इसको 18 के साथ कंपेयर करेंगे ना, किसके साथ? 45 एनआरबी जो है उनमें से जी जी बिल्कुल 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 45 चलिए मैं कल इसको खुद पूरा करता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन 6 ऑटम 18 जो होमवर्क दिया है वो करके आना। ठीक है, अल्लाह।